सुधांशु त्रिवेदी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। अमीक जमई प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मलुक नागर महासचिव आरएलडी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के हेड है वो तो यहां तक कह रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त, आईबी चीफ, ये सारी संस्थाएं अब सरकार के खिलाफ हो गई हैं, उनको फोन कर रही हैं। बहुत बड़ी आर्थिक सुनामी देश में आ रही है। 1 साल तक मोदी जी पीएम नहीं रह पाएंगे, ऐसा उनका आकलन है। आपका जवाब? देखिए, राहुल गांधी जी की बातों को कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, मैं आपको चुनिंदा उदाहरण पेश करता हूं। आज से नहीं, जब वो सरकार में थे, अगस्त 2009, अमेरिका के राजदूत ड्रोमर से जाके कहते हैं लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद उतना बड़ा खतरा नहीं है, हिंदू आतंकवाद खतरा है। देश ने देखा बाद में एक्चुअली में कि कौन बड़ा खतरा था। उसी समय ये बोलते हैं कि मंदिरों में लोग जाते हैं लड़कियां छेड़ने के लिए, कोई बात नहीं। जुलाई 2011 ये बोलते हैं कि आतंकवाद को पूर्णतः नियंत्रित किया ही नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है। आइए, ये विदेश में जाके बोलते हैं 2022 मई में इंग्लैंड में जाके बोले बस देश में केरोसिन बिछ गई है, बस विस्फोट होने ही वाला है। अब 4 साल से विस्फोट का इंतजार चल रहा है। इन्होंने कहा था वो हाइड्रोजन बम मैं फोड़ने वाला हूं, और जब इन्होंने तथाकथित हाइड्रोजन बम फोड़ा तो वो हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे से ज्यादा नहीं निकला। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मार्च 2023 में जाकर यह कहा विदेश की धरती से कि साहब, वाई इंग्लैंड एंड अमेरिका डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी आर साइलेंट। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जाकर विदेश में, इंग्लैंड में क्या कहा कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। जो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिसंबर 2018 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान ये कहा, लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान, विधानसभा हो चुका था उस समय तक, कि अशोक गहलोत सरकार ने एक बहुत अच्छी योजना शुरू की है। और वो एक कुंभाराम जी थे, बड़े नेता थे कांग्रेस के, उनके नाम पे, और कहते कुंभकर्ण योजना, 3 बार कुंभकर्ण बोल गए। अब आप सोचिए, भारत का कोई व्यक्ति कुंभकर्ण योजना बोल सकता है? उसके बाद आप इनके उत्तरोत्तर स्टेटमेंट आकर आगे देखते चले जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि बिना मेहनत किए जो सत्ता पाने की एक खानदानी रईसी थी, वो आदत अब इनके दिमाग पर इस कदर चढ़ गई है कि जब से इनकी विदेश यात्राओं के भुगतान का सवाल पूछा गया है, तब से और भुगतान संतुलन में ये फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानसिक संतुलन भी उसी के साथ खोते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरे देश को विधिवत पता है कि आज की स्थिति में, हां, एक बात से मैं राहुल गांधी जी के सहमत हूं, आर्थिक सुनामी आई नहीं है, दुनिया में आ चुकी है। और सबसे ज्यादा वैश्विक भ्रमण करने वाले नेता राहुल गांधी जी से मैं पूछता हूं, बताओ मेरे भाई, दुनिया में एक इलाका बताओ जहां पेट्रोलियम के दाम कम से कम 20% से 40%, अमेरिका में, यूरोप में, चाइना में, और एशिया और अफ्रीका में 40% से लेकर 60% तक ना बढ़े हो। बताओ मेरे भाई, जहां पर इस समय इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फॉरवर्ड चल रही हो। बताइए दुनिया में इस समय एक देश, दुनिया में एक देश बताइए जो इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस से न गुजर रहा हो। दुनिया में एक देश बताइए जो भारत से अधिक ग्रोथ रेट रख रहा हो। दुनिया में एक देश बताइए जहां बेरोजगारी की दर भारत से अधिक हो। दुनिया में एक देश बताइए जहां महंगाई की दर भारत से कम हो। सही बात है, ये सुनामी आई हुई है, सुनामी में अगल बगल के जहाज पलट गए हैं। हमारे जहाज का कैप्टन बड़ी कुशलता के साथ उस सुनामी की लहरों में से निकालता हुआ ले जा रहा है। तो जो झटके, एक लाइन पूरी कर दूं, जो झटके लग रहे हैं उसके लिए ये कैप्टन को दोष देंगे, सुनामी की लहरों को नहीं। इसलिए देश की जनता भली बात ये समझती है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनेक अवसरों पे किया। तो इस पंक्ति के साथ मैं समाप्त करता हूं प्रधानमंत्री जी की तरफ से विपक्ष के लिए कि हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है, बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं और बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी अक्सर चिराग हमने जलाए। अभय जी, प्रधानमंत्री ने खुद इशारा किया है कि ये जो हम मिडिल ईस्ट का युद्ध देख रहे हैं उसकी वजह से हम पर असर पड़ेगा। उन्होंने तमाम हिदायतें भी देश को दी कि भाई आप अगर ये सुझाव दिए कि आप ये कर सकते हैं तो ये कीजिए, पेट्रोल डीजल की कमी, तमाम बातें उन्होंने कही हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो बवंडर पूरे विश्व में आया हुआ है, इसमें नई बात राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और क्या आधार है? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि सामने आकर आईबी चीफ या सीईसी इस पर कुछ बोलेंगे,
लेकिन अगर वाकई वो लोग संपर्क में हैं तो इसका आधार क्या है? क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी अगर विद्रोह सिस्टम करने वाला है। ये सरकार अपने खुद के बोझ से गिरने वाली सरकार है। ये सिर्फ आईबी चीफ या चीफ इलेक्शन कमिश्नर का प्रश्न नहीं है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यम क्या कह रहे हैं, सुनिए प्रधानमंत्री जी। आपके आर्थिक सलाहकार समिति में रहे सुरजीत भल्ला क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी वो कह रहे हैं कि रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस इतना बढ़ गया है भारत में कि भारत का एफडीआई 2020-21 में, और देश के लोगों गौर से सुनिएगा, ये सिर्फ आज की क्राइसिस नहीं है, ये युद्ध की क्राइसिस के कारण नहीं है। 5-7 सालों से भारत की अर्थव्यवस्था का बट्टा भारतीय जनता पार्टी ने बिठा दिया है। जो नेट एफडीआई हमारा $44 बिलियन था 2021 में, वो घटकर कितना हो गया है, $2 बिलियन। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पिछले 5 महीने में 2.5 लाख करोड़ रुपए भारत से निकाल लिए निवेशकों ने। जीडीपी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कौन सा देश कौन सा देश, अरे 140 करोड़ का देश है। 7 और 12 करोड़ की आबादी के देश यूके और जापान हमसे जीडीपी में आगे निकल गए, हम 5वें स्थान पर आ गए। आप पर कैपिटा इनकम भारत 140वें स्थान पर आ गया। सुधांशु त्रिवेदी जी आप कह रहे थे कौन से देश, अरे 2 करोड़ का देश ताइवान, उसका मार्केट कैप भारत के मार्केट कैप से अधिक हो गया। साउथ कोरिया का मार्केट कैप हमारे मार्केट कैप से अधिक हो गया। हमारा रेमिटेंस घट गया। आपने एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं किया, हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व नहीं बनाए प्रधानमंत्री जी। अब 12 साल हो गए, आपने घोषणा की कि हम 6.5 मिलियन टन का एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाएंगे, लेकिन उसका निर्माण आज तक जमीन अधिग्रहित नहीं की। जो कांग्रेस पार्टी की सरकार के बने थे वही है प्रधानमंत्री जी। आप फर्टिलाइजर का ये हाल है, खरीफ में 390 लाख टन की आवश्यकता हमको है, हमारे स्टॉक में 51% है। हमारा प्रोडक्शन को अगर मिला भी इंडिजीनियस प्रोडक्शन तो 114 लाख मैट्रिक टन की कमी है। 7 करोड़ हेक्टेयर खेती हमारी बगैर खाद के सूखी रहेगी। इसलिए राग अलाप रहे कि 50% ऑर्गेनिक खेती करिए, 50%। कहां थे आप तैयारियों के समय? आप तो सत्ता की भूख मिटा रहे थे, राज्य दर राज्य चुनाव कर रहे थे। और क्या आरोप लगा रहे हैं ये जो आर्थिक सलाहकार हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बजाय रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस, क्योंकि ईडी के छापे मार रहे हैं। अभी वेदांता ने अगर अडानी पर मुकदमा लगाया क्योंकि उसका हक था तो ईडी ने उसके यहां छापा मार दिया। अभी आपने कोस्टल एनर्जन 32 महीने जेल में रहा, वो क्यों अडानी जी उसका पावर प्लांट लेना चाहते थे। पावर प्लांट लिया, ईडी ने क्लीन चिट दे दी कि कोई मुकदमा ही उस पर नहीं बनता। तो आप क्या करना चाहते हैं? आप जानते हैं कितना आउटफ्लो जो भारत की कंपनियां हैं, $29 बिलियन विदेश में इन्वेस्ट किया इस बार उन्होंने, विदेश में, भारत में नहीं किया। आपके मेक इन इंडिया की पोल खुल गई। आप कहां हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, बताइए। आप कहां खड़े हैं हार्डवेयर में, बताइए। क्यों निवेश नहीं कर रही विदेशी कंपनियां हिंदुस्तान में? इसका जवाब तो देंगे ना। आप ओएसएम का स्कीम आपने किया, नीट का स्कीम आपने किया, एक ही बड़ी बात की। ओएसएम की जिस कंपनी का जिक्र राहुल गांधी जी ने किया है, 1 मिनट, ओएसएम की जिस कंपनी का जवाब राहुल गांधी जी ने कहा है उससे भी बड़ा एक स्कीम हुआ उत्तर प्रदेश में। कांस्टेबल भर्ती घोटाले में जिस एजू टेस्ट कंपनी को इन्होंने ठेका दिया था, जैसे ही उसने घोटाला किया और अमेरिका भाग गया, पता है कौन था वो? जो कर्मचारी चयन आयोग बिहार का स्कैम करके जेल में था, जेल से छूटा और उत्तर प्रदेश का ठेका उसको दिया विनीत आर्य को, और वो अमेरिका भाग गया। अमेरिका भागने के बाद उत्तर प्रदेश की एसआईटी ने कहा कि नहीं साहब माला पहनिए, आपकी तो बहुत गलती दिखाई नहीं देती। अरे क्या कब तक बच्चों के भविष्य का सौदा करोगे आप लोग? कब तक? इसलिए तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप सरकार अपने कुकर्मों के बोझ से गिरने वाली सरकार हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा। अच्छा, ज्ञानेश गुप्ता जी अब इन्फॉर्म कर रहे हैं ना कांग्रेस पार्टी को, राहुल जी ने कहा है। राहुल जी ने आज तक एक भी शब्द झूठ नहीं बोला। अक्षरशः जो बात कहते हैं वो सत्य कहते हैं, असत्य कोई कथन आज तक नहीं कहा। और ये सच बात है। अमित जी, मैं एक रिएक्शन सुधांशु जी से ले लूं, फिर मैं आपके पास आ रही हूं। सुधांशु जी, छात्रों और पेपर लीक, ये तो वाकई एक ऐसी मतलब आप लोगों की चूक हुई है जिसकी वजह से लाखों बच्चे प्रभावित हुए हैं। और इससे
पीछे नहीं हट सकते हैं आप लोग। आपको बताना पड़ेगा कि भाई आज भी बच्चों का, आप सोचिए ना कि उनका रिवैल्यूएशन नहीं हो पाया है सीबीएसई के बच्चों का। नीट का ही हम देख रहे हैं, नीट में आकांक्षा नाम की एक बच्ची ने सुसाइड तक कर लिया है। तो ये तो एक ऐसी आप फेलियर है जिसकी वजह से लोगों में बड़ी नाराजगी है, छात्रों में खास तौर पर। जी आपने बिल्कुल सही कहा है। जो नीट और सीबीएसई के रिजल्ट्स को लेकर बात उठी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और उस विषय को लेकर सरकार बहुत संवेदनशील भी है, सतर्क भी है। जो कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, वो तो अपनी जगह है, मगर इसके साथ यह भी व्यवस्थाएं प्रयास किया जा रहा है कि आगे इस प्रकार की घटना ना होने पाए। और यहां तक आप देखिए कि सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में यह भी कहा था कि प्रधानमंत्री जी स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर इस पूरे घटनाक्रम को निगरानी में कार्य कर रहे हैं। मगर आज जो मैं इनसे बात अभी अभय दुबे जी ने कहा, देखिए अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी के अपेक्षाकृत शालीन प्रवक्ताओं में से एक है, मगर अभी भी एक भी फैक्ट नहीं बोला। मैंने तो पूछा एक देश बता दो भाई, एक देश बता दो जहां महंगाई नहीं बता पाए। अब मैं आपको फैक्ट के साथ बोलता हूं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मई 2026 की रिपोर्ट कोई भी जाके चेक कर सकता है, अभी जाके देख ले। उसमें यह कहा गया है कि 52% लोगों ने कहा है कि भारत अगले 12 महीनों में बहुत बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए आगे बढ़ेगा और 31% लोगों ने कहा मॉडरेट, यानी 52% ने कहा एक्सीलेंट, 31% ने कहा मॉडरेट, यानी 83% लोगों ने या तो अच्छा या बहुत अच्छा कहा। और सुनिए, और कान खोल के सुनिएगा, उन्होंने कहा कि इस समय यूएस के बाद आश्चर्यजनक रूप से, हमारे लिए भी एक विचित्र बात है और आश्चर्यजनक बात है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यह कह रहा है कि इंडिया एक बेहतर बिजनेस के डेस्टिनेशन के रूप में पाया जा रहा है। ये तो हुआ फैक्ट। अब इसके आगे का फैक्ट भी सुन लीजिए अभय दुबे जी। गूगल ने अगर यह कहा है कि $19.5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट विशाखापट्टनम में कर रहे हैं, तो कर रहे हैं, ये कोई हवा की बात नहीं है। अमेजन अगर अपना सबसे बड़ा आउटसाइड यूएस कार्यालय खोल रहा है हैदराबाद में, तो खोल रहा है। अगर फॉक्सकॉन ने चाइना के बाहर अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में खोली है, तो खोल दी है। और स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व के लिए 30 मिलियन बैरल एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व देने के लिए यूएई ने प्रधानमंत्री जी के इस दौरे में कमिट कर दिया है, तो कमिट करके रख दिया है। अब समस्या क्या है कि राहुल गांधी जी ख्वाबों में देखते रहते हैं कि बगैर काम किए आसमान से टपक कर मेरे हाथ में आ जाए। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं अभय दुबे जी, पार्टी आपकी हारी, कोई बात नहीं, आप कहते हैं हार जीत चलती रहती, मैं भी कहना चाहता हूं। अमित शाह जी 25 दिन रहे बंगाल में, राहुल गांधी कितने दिन रहे? चलो बंगाल में आपका कुछ था नहीं, जीरो था, फिर भी कहेंगे वोट चोरी हो गई। आसाम में तो आप मुख्य विपक्षी दल थे, कितने दिन रहे राहुल गांधी? छोटा सा जवाब। अब तो यूपी का चुनाव आने वाला है, अमित जमई जी चुनाव के बोलेंगे। दौरान वियतनाम और मैं तो मोदी जी के आर्थिक सलाहकार ने बहुत अच्छा जवाब दिया इसका कि विनिंग इलेक्शन एंड लूजिंग इकोनॉमी। सिर्फ चुनाव तो जीत रहे हैं लेकिन अर्थव्यवस्था। मुझे दुख हुआ, इतने विद्वान राज्यसभा सांसद, $71 बिलियन का आउटफ्लो है एफडीआई का। जानते हैं इसका अर्थ क्या हो रहा है? भारत की खुद की कंपनियां भी विदेश में जाकर निवेश कर रही है, $29 बिलियन। जानते हैं इसका अर्थ क्या हो रहा है? निवेश का वातावरण नहीं है साहब, यहां पर आपने वातावरण नहीं दिया और डींगे हाँक रहे। फॉक्सकॉन, आप सेमीकंडक्टर का 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट 2021 से कह रहे हैं कि वेदांता और फॉक्सकॉन का इन्वेस्टमेंट आया क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेस्टिनेशन ही नहीं रह गया हिंदुस्तान, हार्डवेयर का डेस्टिनेशन हिंदुस्तान नहीं रह गया। मैंने कहा ताइवान जैसा 2 करोड़ का देश, उसकी मार्केट कैप हिंदुस्तान से ज्यादा हो जाए। शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि भारत अच्छा डेस्टिनेशन है कंपनियों के लिए? अरे बनाना चाहिए, हम साथ में खड़े हैं, सिर्फ आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम समालोचना कर रहे हैं कि आप करिए, आप हमारी मत मानिए। अब विरल आचार्य कह रहे हैं कि जो मोनोपोलाइजेशन किया है, हैंडफुल ऑफ पीपुल, मुट्ठी भर लोगों को सारा काम सौंप रहे हैं आप एक के बाद एक, उससे भारत से कंपनियां भाग रही है उठ उठ के बाहर। भारत में वातावरण नहीं रह गया। प्रधानमंत्री जी आपके आर्थिक सलाहकारों की सुनिए, मत सुनिए कांग्रेस पार्टी की, मत सुनिए विदेशी निवेश पर सुधांशु जी एक जवाब दीजिए कि भाई क्यों भारत से, उन्होंने कहा कि लोग पैसा लेकर जा रहे हैं और उन्होंने ये वाजिब सवाल है, कोई भी जो समझता है अर्थशास्त्र वो पूछेगा। हाँ देखिए, अब मैंने आपसे कंपनियों का नाम लेके बताया जो भारत में इन्वेस्ट कर रही है। आप बताइए बाहर जाके इन्वेस्ट किसने किया? भाई डॉलर की वैल्यू अमेरिका बढ़ा रहा है, इसलिए पैसा आदमी यहां से निकाल के वहां पे ले जा रहा है, इज अ डिफरेंट थिंग। आप ये बताइए कि अमुक इंडस्ट्री भारत से उठकर चली गई। और अभय दुबे जी मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, आपने ताइवान की बात कही,
मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी के समय में सीडैक की शुरुआत हुई थी, जो एक अच्छा इनिशिएटिव था। 1987 में तो ताइवान ने सब शुरुआत भी नहीं की थी। उसके बाद क्या हुआ? खत्म। आपकी सरकार ने चीन वीन के इशारे पर वो परिस्थिति नहीं बनने दी। इंटेल 2007 में भारत छोड़ के चली गई। क्यों? आपका चाइना के साथ कौन सा एग्रीमेंट था कि मोबाइल के कंपोनेंट्स इंपोर्ट करने पे ड्यूटी ज्यादा थी, मोबाइल पूरा इंपोर्ट करो तो ड्यूटी कम, यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को मार दिया था। इसलिए 2014 में सिर्फ 2 मोबाइल हैंडसेट बनाने की फैक्ट्रियां थी, आज 340 है और हम दुनिया के सेकंड बिगेस्ट कंपनी का नाम बताइए ना जो भारत से उठ के चला गया। अमित जी इसके बाद तुरंत आ रही हूँ। अमित जी और मलूक जी खाली चेहरा देखने थोड़ी आए हैं। फॉक्सकॉन, गूगल, अमेजन, सैमसंग, आईफोन बस एक सेकंड। हाँ, जो मैन्युफैक्चरिंग यहां से बाहर चली गई हो। अंजना जी बस एक सेकंड जल्दी सर। एक स्टडी कर लीजिए देश के लोगों। मई के महीने में जीएसटी का कलेक्शन है 59,000 करोड़ का कंपोनेंट उसका सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी का है। 20% इंपोर्ट ड्यूटी में जीएसटी में कलेक्शन बढ़ गया और टोटल जीएसटी का कितना ग्रोथ हुई पिछले महीने से पता है? सिर्फ 3%। इसका अर्थ है कि नेट 70% हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कोलैप्स हो रहा है। सुधांशु जी, एक डिटेल्ड रिपोर्ट है। मैंने कहा ना कि इंटरव्यू पूरा सुन लीजिए, डिटेल्ड लिस्ट दी गई है कैसे हमारी कंपनियां छोड़कर क्यों बताइए। अब नेक्स्ट राउंड में सुधांशु जी जवाब दीजिएगा। सुधांशु जी ठीक है, मैं लौट रही हूँ एक बार। अमित जमई, सुधांशु जी एक ही बार जवाब दीजिएगा। अमित जमई जी भी बोले। अब तो उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है और उत्तर प्रदेश में आपको चुनौती समाजवादी पार्टी से ही मिलेगी। क्या आप ये नहीं मानते अमित जी कि लोकतंत्र में चुनाव से ही हराया जा सकता है? ये 1 साल के अंदर अगर कह रहे राहुल जी कि प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे नरेंद्र मोदी, तो ये कैसे होगा? अंजना जी, 2027 में उत्तर प्रदेश में तो जनता ने अपना मन बना लिया है, लेकिन जो आदरणीय राहुल जी ने बात कही है, अगर मैं राहुल जी की बात को अजय भाई ने जवाब दे दिया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात अंजना जी है कि फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे सुभाष गर्ग जी, उन्होंने भारत को फ्रेजाइल 5 और कहा कि ये वल्नरेबल 1 ऐसा देश बन चुका है जो बहुत ही इसकी आर्थिक स्थिति खतरनाक मुहाने पर खड़ी हुई है। अगर कोई बाजीगर यूनिवर्सिटी ना एक नई बनाई जाए, बाजीगर यूनिवर्सिटी, आंकड़ों के बाजीगर यूनिवर्सिटी, तो सुधांशु भाई मेरे बड़े भाई हैं, उसके वाइस चांसलर तो बन ही सकते हैं। ये मामला बहुत संगीन और बहुत ही गंभीर है कि भारत की आर्थिक कमर टूट रही है। कमर टूटेगी, भारत की इकोनॉमिक स्थिति खराब होगी तो अंजना जी, मुझे, आपको, अजय भाई को, सुधांशु भाई को, पूरा देश जब चरमराएगा तो हमें तकलीफ होगी। ये देश ऐसे नहीं बना है। अगर नरेंद्र मोदी जी को ये मेजॉरिटी मिली है तो शेख हसीना को भी मेजॉरिटी मिली थी। 75% थम्पिंग मेजॉरिटी पूरे देश में, एक छत्र रात, 24 घंटे में रातों रात गायब पूरी सरकार, सत्ता बदल, तब सब कुछ। लेकिन हमारा ये कहना है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने सबसे बड़ी गलती भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, नरेंद्र मोदी ने। नंबर 1 रशिया के हक में हमने अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने सरेंडर किया। नंबर 2, 45,000 करोड़ का 1 वे इंडो यूएस जो डील हमने करी कि हम उनसे इंपोर्ट करेंगे, तो हम इतना पैसा कहां से लाएंगे जब भारत खुद आर्थिक मोर्चे पर हमारी कमर टूटी हुई है। और नंबर 3, मैं जौनपुर में हूं अंजना मैम, यहां पे आज के वक्त में मुझे डीजल नहीं मिल रहा, एडवांस में 4 दिन 5 दिन की लाइन लगी हुई है, गैस का संकट है, परिवार परेशान है, होटल्स में गैस नहीं है। तो ये जो संकट है, इस संकट के बीच में मनमोहन सिंह जी, मुझे याद है यूपी 1 यूपी 2 में वो सुषमा जी से, आडवाणी जी से बैठ के चर्चा करते थे, कोई अगर बात होती थी। लेकिन ये सरकार इतनी ऑटोक्रेटिक सरकार, इतनी अरगेंट सरकार कि ये देश के किसी भी पक्ष से बात नहीं करना चाहती। चलिए बेटी, आपने राहुल जी से आप नफरत करते हो, बिल्कुल आप कर लो, लेकिन देश के अर्थशास्त्रियों को सुनो, आप भल्ला जी की सुनिए, आप सुजीत भल्ला जी की बात को सुनिए, और वो कह रहे हैं अगर आप ये नहीं मानेंगे तो आगे आने वाले दिनों में भारत की स्थिति और गंभीर खराब होगी। इसलिए पूरे देश में बेरोजगारी। देखिए ना, अभी आप जब बोल रहे हैं ना, सुनिए ना अमित जी, अभी जब आप बोल रहे हैं विपक्षी एकजुटता कितनी जरूरी चीज है, लेकिन देखिए इंडिया गठबंधन से डीएमके भी अलग हो रहा है, एक महत्वपूर्ण साथी था, और संसद में कांग्रेस से अलग सीट मांगी थी उन्होंने कि कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे। अब खबर आ रही है कि उनको अलग जगह दे दी गई है। तो आपको नहीं लगता कि आप लोग जो जल्दबाजी में बांग्लादेश और नेपाल से बार बार तुलना करते हैं, मैंने बीच में नहीं टोका था कि आप अपनी बात पूरी कर लें, आपने बांग्लादेश में शेख हसीना का उदाहरण दिया, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारत में भी इसी तरह से लोग घर में घुसकर और लोगों को निकालेंगे और इस तरह की अनार्की होगी?
बिल्कुल साफ कहना है कि हमेशा सुधांशु जी विपक्ष को चिढ़ाते हैं, यहाँ हार गए, वहां हार गए, यहाँ हार गए, वहां यहाँ नहीं हो, वहां नहीं हो, हमारा 50%, हमारी इतनी सीट है, हमारी इतनी सीट है। हमारा ये कहना है कि शेख हसीना की भी सीट थी, शेख हसीना के पास भी 75% वोट था, लेकिन जो उसने दमन बांग्लादेश के लोगों के साथ किया, चाहे वहां गलत सरकार बनी या कुछ भी हुआ, ये जो एरोगेंस है, हमारा ये कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह जी को जल्द उसका कपड़ा उतार देना चाहिए। उतार के जो स्थिति है उसको आप फेस करिए। पूरा देश का युवा, निराशा जानती है कितनी बुरी चीज होती है अंजना मैम? पूरे देश के युवाओं में निराशा है, एक संकट, बेरोजगारी का संकट, अर्थव्यवस्था का संकट। पूरे उत्तर प्रदेश की एमएसएमई आज के वक्त में नरेंद्र मोदी ने, योगी आदित्यनाथ ने बर्बाद कर दिया। पूरे भदोही का, जौनपुर के बगल में जो कार्पेट इंडस्ट्री था, हजारों करोड़ का माल बिकने को तैयार नहीं है। हमारे गरीब लोग जिसमें वर्कर्स से काम करते थे। जवाब दीजिए इसका सुधांशु जी, सुधांशु जी। ठीक है, पूरी करिए, पूरी करिए। अगले 27 तक पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन स्ट्राइक नहीं होगा। अरे ये क्या है? इमरजेंसी नहीं है, इमरजेंसी की आहट नहीं है, तो ये क्या है? स्ट्राइक भी नहीं होगा, धरना भी नहीं होगा, प्रदर्शन भी नहीं होगा, गरीबी भुखमरी के माहौल में ये तानाशाही रवैया इनकी पार्टी क्या? अभी देखिए सुधांशु जी क्या बोलते हैं। जवाब दीजिए सुधांशु जी, 3-4 बातें उन्होंने उठाई हैं। देखिए यही सब बातें बताते हैं। हमारे दोनों विपक्ष के सम्मानित प्रवक्ताओं ने बगैर तथ्य दिए बातें वही है, और मैं आपसे कह रहा हूं एआई का जमाना है, जरा इनके स्टेटमेंट्स को डालिए, वही चीज रिपीट करते हैं। अब मैं फिर दूसरा तथ्य बोल रहा हूं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिएवा ने कहा है कि भारत नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड की ग्लोबल ग्रोथ रेट में 17% का कंट्रीब्यूशन करेगा और ग्लोबल ग्रोथ रेट का इंजन बनेगा। अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को मैंने कोट किया। अब आइए साहब, आप कहेंगे, अभी देखिए अभय जी क्या बोले कि साहब इंपोर्ट ड्यूटी से ज्यादा आ रहा। बिल्कुल सही बात है भाई, सोने पे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है और सोना सबसे कॉस्टली चीज में से एक है, तो इंपोर्ट ड्यूटी सोने पे बढ़ जाएगी तो मानी हुई बात है कि एक्साइज की वैल्यू बढ़ी हुई दिखेगी एज कंपेयर टू। ये होती है आंकड़ों की बाजीगरी कि भाई मैन्युफैक्चरिंग तो सेम स्टेटस पे है, अचानक इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई तो आप करें देखो इंपोर्ट ड्यूटी के कंपैरिजन में मैन्युफैक्चरिंग का एक कम दिख रहा है, इसलिए ऐसा दिख रहा। इसीलिए मैं आपसे बताना चाहता हूं कि फैक्ट क्या है। और दूसरा मैं ये बताना चाहता हूं, भाई क्या कह रहे हैं यूएस डील के बारे में अमित जमाई जी? अरे अभी तो मार्को रूबियो कह गए थे, अभी तो न्यूएंसेस उसके फाइनल वर्कआउट हो रहे हैं। और आप जो यूएस डील के ऊपर, यूएस डील के ऊपर किसने क्या किया था? न्यूक्लियर डील पे अरे मुलायम सिंह यादव ने 2008 अगस्त में जब कम्युनिस्टों ने समर्थन वापस कर दिया था तो मनमोहन सिंह की सरकार को जाके समर्थन दिया था, और बदले में ज्वाइंट, सुनिए, बदले में डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट के केसेस विड्रॉ हुए थे। आपने अपने टर्न पे बोलिए भाई, बीच में चिल्लाइए, अमित जी, आपने अपने टर्न पे बोलिए, आपने अपने टर्न पे बोलिए। क्या तरीका है भाई, हम तो नहीं बोल रहे थे आपके बीच में। अब सुनिए, और मैं अंजना जी एक बात और कहना चाहता हूं। यहां समस्या यह नहीं है राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं, उसका आप कारण समझिए। जो हर्ष तृणमूल कांग्रेस का हुआ, जो हर्ष शिवसेना का हुआ, ये एक हारे हुए नेता का सत्ता हारने के बाद उसको ये भय है कि मेरे पार्टी के लोग ही कहीं मुझे पूरी तरीके से छोड़ के न चले जाएं। जिस विवशता के साथ उनको कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन करना पड़ा, और सत्य क्या है तो वो जाने, मीडिया की खबरों के अनुसार केरल में अपने मन का सीएम नहीं बनवा पाए, कर्नाटक में सीएम बदलना पड़ा, तो अब उन्हें यह डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस में जैसे भेड़े 12 बाड़ा तोड़ के भागती हैं वो परिस्थिति ना बन जाए। तो उनको एक साइकोलॉजिकल बूस्टर देने के लिए, छलावा देने का प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम साल भर तक मेरे कार्यकर्ता और नेता मेरे साथ बने रहें। ये इसकी अतरत है। आप काहे बिलबिला रहे हैं भैया? हम कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी वाले सीट तो उनको देते नहीं विधानसभा के बाई इलेक्शन में लड़ने के लिए, और बीच में बोलते चले जा रहे हैं। अरे आप ना जूम से जुड़े हैं अमित जी, अमित जी, अमित जी, अमित जी, आप जूम से जुड़े हैं, तो जब दो लोग एक साथ बोलते हैं तो आवाज नहीं क्लियर आ रही है। आप हाथ उठाइए, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। वो कंप्लीट करते आप ही के पास आ रही हूं। जल्दी से आप जवाब दीजिए उनकी बात का, अब दीजिए, उनकी बात खत्म हुई है, उसके बाद मैं आ रही हूं अभय जी आपके पास। देखिए, बड़ा सवाल आज ये है कि क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि पूरे विश्व में तमाम देशों में कीमतें बढ़ रही हैं और भारत को ऐसे वक्त पर सभी पार्टियों को मिलकर चलना होगा, क्योंकि ये परेशानी सबकी होगी। मलुक जी, इसके बाद फौरन आपके पास आ। अब जवाब दीजिए उनको। अमित जी, आवाज नहीं जा रही। देखिए, मेरा आपसे सिर्फ साफ ये कहना है, अंजना ओम कश्यप जी, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में अगर आप कहिए
हमें तो अच्छा लगेगा कि अंजना कश्यप जी एक बहुत ही जिम्मेदार सिटीजन है, उन्होंने भारत के बारे में कोई ना भी मार्को रूबियो भारतीय जनता पार्टी के मार्को रूबियो ने कहा है कि अगले 6 महीने में 1 साल में अर्थव्यवस्था भारत की बहुत अच्छी हो जाएगी। मार्को रूबियो कह गए हैं कि अभी ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ। अरे प्रियांशु भाई, ये सब जॉगरी छोड़ दीजिए। भारत की जनता सबसे बड़ा आज विपक्ष है। भारत के युवा, भारत के SC ST OBC 2027 में आपका जो हाल होगा आपने सोचा भी नहीं होगा। इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप सेना लगवा दीजिए, पश्चिम बंगाल में आप लगाए थे ना, सेना लगाइए, आप पुलिस लगाइए, आप फोर्स लगाइए, देखिए क्या होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक, मलुक नागर जी अब आपकी बारी है, आप आइए सामने। राहुल जी ने तो एक बार, मलुक जी अपना बोनी तो कर लें सर। अभय जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मलुक जी, राहुल जी कह रहे हैं कि 1 साल के अंदर उनको ऐसा लग रहा है कि PM नहीं रहेंगे मोदी जी। अंजना जी, बहुत दिन पहले चील और गिद्ध हमारे देश में बहुत ज़्यादा थे। वो जितने भी नीचे ज़मीन पे जानवरों को चरते हुए देखते थे, उनको लगता था ये सारे मरेंगे, हम खाएंगे। तो कांग्रेस उसी तरह है, गिद्ध और चील की तरह। आजकल जिस तरह हमारे देश से गिद्ध और चील गायब हुए हैं, कांग्रेस भी करीब करीब उसी तरह गायब है। आबादी के हिसाब से 8.5% क्षेत्र में केवल इनका राज रह गया, उसी तरह गायब हो जाएंगे। फिर कह रहे हैं या इमरजेंसी लगाएंगे। इन्हें खुद अपने आत्मग्लानि हो रही है, ये खुद इनके दिमाग में ख्यालात आ रहे हैं। 75 की इनको इमरजेंसी की याद आ रही है और अपनी करतूतें जो इनकी पीछे रही हैं उन्हें जनता के सामने ला रहे हैं। या ये कहो ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। पिछले 4-5 साल से जो हमारे अपने सुधांशु जी ने आंकड़े बताए, कब कब क्या क्या राहुल जी ने बयान दिए, उनमें जलेबी की फैक्ट्री में 50,000 लोग काम कराए हरियाणा में। देश की संसद में निकलते हैं, देश की इकोनॉमी डेड। अरे 60 साल तो कांग्रेस ने खुद ने इकोनॉमी बढ़ाई है, उसको भी डेड कर रहे हैं। तो लोग इनकी बातों को अब गंभीरता से नहीं लेते हैं और एक तरीके से कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस के लोग हमें सब बहुत मिलते हैं, वो मजाक उड़ाते हैं, हमसे कहते हैं यार जिन बातों को हम नहीं कह पाते देश की पार्लियामेंट में और देश के नेशनल टेलीविजन पे आप बोल देते हो तो हमारा पार्टी के हमारे मन की बात हो जाती है। तो अब इनको सोच समझ के बोलना चाहिए ये क्या बोल रहे हैं। और अंजना जी, ये किसी भी तरह देश को बदनाम करें, देश में गुमराह करें, झूठ बोलें, धोखा दें, अफवाह फैलाएं, केवल कि किसी तरह सरकार बदनाम हो जाए और ये सत्ता के भूखे लालची भेड़िया सत्ता में आ जाए, इस सोच के साथ इन्हें सोचना चाहिए। MLA, MP, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर देश के सामने और देश की जनता के सामने बहुत छोटी चीज है। देश बहुत बड़ा है, देश के लोग सब कुछ हैं, हाँ। देश का संविधान सब कुछ है। अच्छा, दुबे जी भी जुड़ गए, नहीं समझ रही थी संविधान को, दुबे जी तरह अब ये कुछ नहीं समझ रहे, इन्हें भी झेलना पड़ेगा उसी तरह जिस तरह ममता जी ने झेला या हर प्रदेश में इन्हें झेला। और ये जब सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन पूरे देश में इकट्ठे होकर किसी भी प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ सकते, यहाँ ज्ञान बांटते हैं आकर के, हाँ। देश की जनता सब जानती है, समझती है और इसीलिए इनको औकात में इनकी में रखती है। ठीक है, आनंद दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो 2 दुबे जी आज हो गए हैं इंडिया गठबंधन की तरफ से। लेकिन एक बार अभय जी बहुत देर से हाथ उठाए हैं, आनंद दुबे जी एक बार वो बोल लें उसके बाद में, क्योंकि सीधा हमला मलुक नागर साहब आपकी पार्टी पर किया। वो कह रहे हैं कि आप लोग पूरे देश में ऐसी स्थिति बनाते हैं जैसे लग रहा है कि अब तो बस गई सरकार, और उसी कड़ी में राहुल जी ये बोल रहे हैं। ऑन अ लाइटर नोट, आपने कहा कि मलुक जी ने की बोनी भी नहीं हुई है। हाँ, ये बात स्वीकारता हूँ, ये सत्ता के अतिथि कलाकार हैं। जहाँ भी बड़ी सत्ता देखते हैं उसके पास अपना ठेला वेला लगा के अपनी दुकान लगा लेते हैं। गंभीर बात सुधांशु जी ने कही थी। सुधांशु जी आप चेक करिएगा, 2025-26 में $29 बिलियन भारत के उद्योगों ने विदेश में लगाया है। भारतीय इंटरप्राइजेज इन्वेस्टेड $4 बिलियन in UK. Larsen and Turbo invested $2.5 billion. Tata Group invested in Coast Steel UK. Tata Steel investment $2.1 billion in TS Global Holdings. Zydus ने इन्वेस्ट किया है फ्रांस में। सन फार्मा में एक लंबी फहरिस्त है, आपको पूरा डेटा मिल जाएगा और मेरा नहीं है ये बात, अरविंद जी ने अपने इंटरव्यू में कही थी, उसके बेसिस पर मैंने निकाला। आपने जो उदाहरण दिया कि सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई तो कंपोनेंट, ये पिछले माह का है जब प्रधानमंत्री जी ने मंगलसूत्र छीनने की बात नहीं कही थी ना, तब का डेटा है ये जो जारी हुआ है। आपको पता है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री 1 मंथ पहले का GST का डेटा देती है और सबसे बड़ा कंपोनेंट कहाँ का है पता है? जो चाइना से बेतहाशा इंपोर्ट हो रहा है ना, वो कंपोनेंट है। यही बात तो अरविंद जी ने कही कि 2 मेजर फैक्टर हैं, एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और एक एक्सपोर्ट किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के।
आप जो डर डर कर विदेश नीति, ना आपकी विदेश नीति सही है, ना अर्थ नीति सही है, ना तेल नीति सही है, ना खेल नीति सही है, ना खेत नीति सही है। आप, अमेरिका ने कहा कि छोड़ दीजिए आप चाबहार पोर्ट, आपने चाबहार पोर्ट छोड़ दिया। 14,000 करोड़ का हमारा इन्वेस्टमेंट था। आप, उन्होंने कहा ईरान से ऑयल लेना छोड़ दीजिए, आपने छोड़ दिया। रशिया से आप छोड़ दीजिए, कम कर दीजिए, 30 दिन का हम कैप दे रहे हैं, 30 दिन में जितना उनके जहाजों में लोड किया है खरीद लीजिए, आपने उसको स्वीकार कर लिया। वेनेजुएला से तेल लीजिए, अरे इतना विस्कोसिटी है उसमें, इतना विस्कस तेल है कि सिर्फ वो आपके दोस्त की रिफाइनरी में ही साफ होता है। हमने पूछा कि डेटा दीजिए, किन किन प्राइवेट कंपनी ने रशिया से कितना कितना ऑयल, क्रूड ऑयल लिया है और कहां भेजा। तो आपने कहा साहब ये सेंसिटिव डाटा है, ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता है, हम नहीं देंगे। क्यों ऐसा आप देश के साथ कर रहे हैं? गंभीर सवाल देश के अर्थशास्त्री उठा रहे हैं, देश के समाजशास्त्री उठा रहे हैं, देश के कलमकार उठा रहे हैं, जवाब दीजिए ना। कब तक मुंह चुराएंगे? राहुल गांधी जी ने जितने सैद्धांतिक प्रश्न आपसे खड़े किए आपने आज तक नहीं बोला। आप चलिए, मैं आपको आखिरी बार कहता हूं, ये स्वीकार करके जाइए, आप क्यों डॉलर का डोमिनेंस हम सहें? 20% की वृद्धि हुई है, हमारी करेंसी का डिप्रिसिएशन 20% से हुआ है। आप ये कहिए आज कि ब्रिक्स के सम्मेलन में कहेंगे कि हम ब्रिक्स बैंक की स्थापना करेंगे, लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे और डी डॉलराइजेशन की तरफ कदम बढ़ाएंगे। इस पर एक डायरेक्ट सवाल, डायरेक्ट जवाब। हमको यहाँ इंडिया में आकर गाली दे जाते। ब्रिक्स को मजबूत करेंगे और डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। सुधांशु जी। देखिए, फिर अभय दुबे जी ने जो बोला, आपके लाखों दर्शकों से कहता हूं कान खोल के सुनिए। इन्होंने क्या बोला? इंडियन कंपनीज का नाम लिया कि टाटा ने इन्वेस्ट किया, एल&टी ने इन्वेस्ट किया। ये तो अच्छी बात है, भारतीय कंपनियां विदेश में जा रही हैं। टाटा ने कौन सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहां से बाहर शिफ्ट कर दी? एल&टी ने कौन सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहां से बाहर शिफ्ट कर दी? उल्टा राफेल का फ्यूजलाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट टाटा एरोस्पेस को मिला। अरे भाई साहब, आप कहते हैं विदेश की कंपनी जो यहां थी चली गई, ये तो भारत के लिए अच्छी बात है। भारतीय कंपनियां अब रियल मल्टीनेशनल बनकर दुनिया के तमाम देशों में व्यापार कर रही हैं। अब सुनिए, $71 बिलियन अरे फैक्ट आप एक विदेशी कंपनी का नाम बारी बारी से भारत से अब आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे भाई साहब। कहे अपने अपने टर्न पे देखिए कैसे आप लोग व्यथित हो जाते हैं एक ही फैक्ट कंफर्टेबल आने पे। अब आइए चाइना की बात। तो सारे दर्शकों से कहता हूं, जाके देखिए, जब अटल जी की सरकार गई तो हमारा चाइना के साथ करंट जो भी ट्रेड डेफिसिट था वो $1 बिलियन था, सिर्फ $1 बिलियन, यानी मैनेजेबल था। और जब 2014 में आए $37 बिलियन, आज 112 113 है, मानता हूं, मगर 37 गुना हो गया। और उस कारण से जो परिस्थिति उत्पन्न हुई वो सारे देश को पता है। और भाई साहब, ये दोस्त की रिफाइनरी, ये तो एक अच्छी बात है कि भारत में जो विस्कस तेल है वो भी रिफाइन हो सकता है और नॉर्मल भी। ये भाई साहब, रिफाइनरी का कॉन्ट्रैक्ट कब मिला था दोस्त को? किसने दिया था भाई साहब, बता पाएंगे आप? यही स्थिति है कि हमेशा भारत की कंपनियों के खिलाफ बोलना, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, और विदेश के लोगों के पक्ष में बोलना। और ये वही राहुल गांधी हैं। मैं अब अपने टर्न पे, सर अपने टर्न पे प्लीज, अभय जी, अब एक लाइन और बोल देता हूं आपको, अंजना जी। जुलाई 2024 में यही राहुल गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास डैलस में जाके बोलते हैं, कहते हैं कि चाइना ने अनएम्प्लॉयमेंट को बड़े अच्छे ढंग से कंट्रोल किया है। सारे दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए। जनवरी 2023 से जुलाई 2023 तक बढ़ते बढ़ते चाइना में रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट 21% हो गई। चाइना ने अपना डाटा देना बंद कर दिया। फिर जनवरी 2024 से नए सिरे से डाटा देना शुरू किया। फिर जुलाई 2017 में वो 17% हो गई। और बेशर्मी के साथ राहुल गांधी सितंबर 2024 में कह रहे हैं कि साहब यूनिवर्सिटी ऑफ डेलास में कि भारत ने कंट्रोल कर लिया। मैंने फिर फैक्ट बोले हैं और विपक्ष के नेताओं ने सिर्फ कोई फैक्ट नहीं बोला। सबको दिखा दीजिए एक बार। दुबे जी, आज स्क्रीन पर हम सब श्वेतधारी बने हुए हैं। आज सारे ही लोग सफेद कपड़ों में, आप ही एक भगवा पहनकर आज आए हैं स्क्रीन पर। दुबे जी, राहुल जी कह रहे हैं, जी राहुल जी कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की सुनामी आई हुई है और ऐसी स्थिति है कि 1 साल तक मोदी जी टिक नहीं पाएंगे, पीएम नहीं रहेंगे। तो आप लोग लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव से हराइएगा या कोई और तरीका सोचा हुआ है? मैं आ रहा हूं। सबसे पहले तो ईश्वर के चरणों में प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश में ऐसा कोई संकट न आने पाए, न ऐसी कोई तनाव की स्थिति हो और न तो हम लोगों को कोई दुख घेरे। ये ईश्वर से प्रार्थना है। हम लोग राजनीति में आए, हम आज सब लोग विपक्ष में बैठे हैं। अभय दुबे जी हैं, अमीक जमई साहब हैं, आनंद दुबे हैं। हमारे गांव में कहावत है अंजना जी कि अगर आपको स्वर्ग देखना है तो मरना पड़ता है, कोई और मरेगा तो आप स्वर्ग नहीं देख सकते।
अगर हम ये चाहें कि 1 साल में सरकार गिर जाए, अराजकता फैल जाए, त्राहिमाम हो जाए, लोग सड़कों पे आ जाए, तो क्या गारंटी कि हमारी सत्ता आ ही जाएगी? अरे जो बैठे हैं वो चले जाएंगे, पता नहीं फिर कौन आएगा, कैसे आएगा। उससे अच्छा हमें आना है। तो जब हमें आना है, हमें ही स्वर्ग देखना है, तो हमें मरना होगा। मरने का मतलब कलयुग में कर्म करना होगा, अपनी पार्टी को बढ़ाना होगा, अपने सांसद विधायक जिताने होंगे, लोगों के बीच में जाना होगा। हम उस काम में लगे हुए हैं। हमारी पार्टी टूट गई महाराष्ट्र में, फिर भी हमने 20 विधायक, 9 सांसद, 65 नगर सेवक हम लाए हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की आवाज बन रहे हैं। लेकिन कभी ये हम कल्पना नहीं करते कि बीजेपी कहीं भाग जाए, हम आ जाएं, माहौल खराब हो जाए। नहीं, ये नकारात्मक राजनीति है। और मुझे पूरा विश्वास है अंजना जी अपने देश के जेएनजी पर कि यहां कभी न नेपाल जैसी स्थिति होगी, न श्रीलंका जैसी होगी, न बांग्लादेश जैसी होगी। अरे कॉकरोच के चक्कर में क्यों पड़े हो? हमारे देश के लोग अगर किसी को मदद करेंगे या किसी का सहारा देंगे तो मंकी पार्टी बनाओ, वानर सेना बनाओ, उसको मदद करेंगे। ये कॉकरोच, कल कोई मॉस्किटो लेके आ जाए, मच्छर, तो हम लोग मच्छरदानी लगा लेंगे, मच्छर हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। कॉकरोच आएगा तो उसके लिए हिट ले आएंगे, लेकिन जब वानर सेना आएगी तो हम नतमस्तक हो जाएंगे। हम उस देश के रहवासी हैं, हम सनातनी लोग हैं। ये कॉकरोच के दुबे जी, आपका भगवा रंग बोल रहा है या उद्धव ठाकरे जी की पार्टी की तरफ से आप बोल रहे हैं? मैं अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं। मैं आनंद दुबे सनातनी हूं, बाला साहब जी का चेला हूं। और मैंने एक ही चीज देखा है, देश सबसे पहले, देश सबसे पहले। अगर कोई कल्पना सपने में भी कर रहा है कि देश टूटेगा तो ये देश उसे कभी माफ नहीं करेगा। इतिहास में हो चुका है, भविष्य में भी आप देख लेना। 2029 में चुनाव हो, इस चुनाव में हम बीजेपी को हराएं और हमारे लोग पीएम बने, ये आकांक्षा, ये इच्छा अगर हो तो सब लोग इज्जत करेंगे, सब लोग सम्मान करेंगे। लेकिन 6 महीने में कोई गिर जाए, कोई टूट जाए, कोई भाग जाए और हम आ जाएं, तो ये गंदी राजनीति तो विपक्ष नहीं करता, विपक्ष नहीं करता। दुबे जी दूसरे दुबे जी से आज भिड़ रहे हैं, लेकिन सुधांशु जी बहुत देर से हाथ खड़ा किए हुए हैं, बोल लीजिए। बस बिल्कुल, मैं इसमें भी सिर्फ फैक्ट बोलता हूं। जो आनंद दुबे जी ने कहा, जो नेपाल में हुआ, नेपाल में सत्ता में आने के बाद बालेन शाह ने सबसे पहले क्या किया? कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट यूनियन के प्रदर्शन पर रोक लगा दी। सोचो, जिन्होंने सोचा था कि सत्ता मेरे पास आएगी। अब आइए, बांग्लादेश में क्या हुआ? ये वही बीएनपी है जिसने जमाते इस्लामी को 2001 में लेजिटिमेसी दी थी, जैसे आप लोग कट्टरपंथियों से हॉबनॉबिंग करते हैं, और उसके बाद उनको कैबिनेट में एक बर्थ दी थी। आज बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी ये तारिक रहमान की पार्टी के खिलाफ मुख्य विपक्षी दल कौन है? जमाते इस्लामी। अगले चुनाव में वही आपके सामने खूंखार बन के खड़ा होगा। और अभय दुबे जी, याद करिए, आपकी पार्टी मुस्लिमों का साथ लेती थी, आज मुस्लिम लीग के 5 मंत्री बनाने पड़े हैं। 5 केरल में भारत के इतिहास में पहली बार जिन्ना की मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। आगे 15 भी बन सकते हैं, सीएम भी बन जाएगा। इसलिए याद रखो मेरे भाई, जो आनंद दुबे जी ने कहा है उनका विचार हम लोगों से अलग हो सकता, पर यह सच है कि चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर में आग लगाने का सपना, ठीक है, दोनों दुबे जी को दिखा दीजिए, घर में सदा खड़ा होता है। हाँ, दुबे जी कहना चाहता हूं, हाँ आनंद दुबे जी जल्दी से 2 लाइन में। हाँ हाँ, एक नेता कह रहे थे कि 50 का टेम्परेचर हो गया है आजकल देश में, इसके पीछे भी मोदी जी हैं। अरे यार, 50 का टेम्परेचर हो गया, अगर उसके पीछे भी मोदी जी हैं तो इसका मतलब आप जब रात को सोते हो तो सपने में भी मोदी जी आते होंगे। इससे बाहर निकलो, ये मोदी फोबिया से बाहर निकलो। दुनिया में बहुत कुछ है करने के लिए, लोगों का अबे दिल दुबे जीतो। जी जल्दी से एक रिएक्शन। हाँ अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का उदय ही जिन्ना की नाती के पैसे से हुआ है। जिन्ना का राग अलापते हैं। जिन्ना की मजार पर चादर तुम चढ़ा कर आए थे साहब, जिन्ना को सेक्युलर तुम बता कर। आनंद दुबे जी आज काहे बरस रहे हैं कांग्रेस पर? सुनिए ना, एक मिनट मुद्दा देखिए, मैंने मलुक नागर जी, नहीं, आनंद दुबे जी का विवेक, वो शिवसेना की उद्धव दादा की बात मैं लंबे समय से सुन रहा हूं, उनकी पार्टी का वक्तव्य नहीं रखते हैं। वो हो सकता है मलुक नागर जी की तरह अपना कोई सत्ता के अतिथि कलाकार का व्यवहार कर रहे हो। इन्होंने कुछ नाम मुझसे पूछे थे, सुधांशु सर टाइम इजाजत नहीं देता है, नहीं तो मैं जरूर आपसे ये चर्चा करती। अब अगले दिन जब मिलेंगे तब बात होगी।